अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का, फिर इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर पीरियड्स और इसके ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम पीरियोडिसिटी को देखेंगे कि व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। जो रिपीटेशन आती है प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, लाइक एटॉमिक साइज़ क्या होता है और किस तरह से उसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में देखेंगे। शील्डिंग इफेक्ट को देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो पीरियोडिक टेबल का आगाज़ आप यूँ कह लें कि यूनानियों ने एक तरह से किया था कि जब उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 बुनियादी अनासर से मिलकर बनी हैं, हवा, मिट्टी, आग और पानी से। तो एक तरह की ये उन्होंने अरेंजमेंट की थी, लेकिन बाद में हमें पता है कि ये जो थी ये थ्योरी जो थी वो गलत थी। और जब बाद में नए एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हुए तो ज़रूरत ये महसूस हुई कि उनको एक ख़ास सीक्वेंस में रखा जाए ताकि उनकी स्टडी जो है वो आसान हो सके। जो जो एलिमेंट्स जो है वो बढ़ते गए, साइंटिस्ट के लिए ये मुश्किल होता गया कि इंडिविजुअली उनको इनफरादी तौर पर उनको स्टडी किया जाए। तो अगर हम देखें लाइक 1800 में, तो देयर आर 35 एलिमेंट्स, ठीक है, अबाउट 35 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। तो वो इसी तरह से 1870 तक इनकी तादाद डबल हो चुकी थी। फिर इसी दौरान 1864 में 1864 में एक न्यूलैंड साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो ये एक पहली अटैम्प्ट थी, आप यूँ कह लें कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। फिर इसी तरह से 1869 में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बुनियाद पर उसने एलिमेंट्स को रखा था। तो ये जो था मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को, जिस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसी तरह से इसने भी उसको पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और उसने अनडिस्कवर एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़ी थी कि अगर ये बाद में डिस्कवर होंगे तो उनको यहाँ पर रखा जाए। तो इसका ये जो था ये औरों के मुकाबले में सक्सेसफुल था। इसने जो प्रिडिक्शन की थी एलिमेंट्स के बारे में जो डिस्कवर नहीं हुए, तो उसने ये कहा था कि अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसकी ये खसूसियात होंगी। तो वो बाद में एग्जैक्टली उसी तरह से या उससे रिजेबल कर रही थी। तो ये एक तरह की इसकी कामयाबी थी। लेकिन जब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से होती हैं। तो ये इसने जो पीरियोडिक टेबल को बेस किया था वो एटॉमिक मास था। तो बाद में ये ज़रूरत महसूस हुई कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर आप एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते। तो जो पीरियोडिसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप हुआ। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोज़ली ने पेश किया था, एक इंग्लिश फिजिस्ट था। उसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस करता है? वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस करता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इनकी जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनके एटॉमिक नंबर की वजह से रिपीट होती हैं, और इन्हीं की वजह से इनको पीरियोडिक टेबल में
अरेंज किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर हम देखें तो इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में, ठीक है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और इन 4 ब्लॉक्स में ओवरऑल जो हैं वो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं टोटल, ठीक है। तो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? ये जो रेड है वो क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक है। इसी तरह से ये जो ब्लू है इसको डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसमें के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं ये डी ब्लॉक है। इसी तरह से ये जो ग्रीन में आपके पास है ये हमारे पास पी ब्लॉक, और जो एंड में है नीचे एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड सीरीज़ हैं ये एफ ब्लॉक है। तो इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से इनको पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स में जो वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस है, सॉरी, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको ये 7 हैं। तो ये जो इस पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो जितने पीरियड्स हैं इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ शेल को ज़ाहिर कर रहा है। अगर ये कोई एलिमेंट है वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि इसके जो एटम में शेल है वो 1 है। इसी तरह अगर कोई सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि इसके जो एटम है उसके अंदर 2 शेल्स हैं। और इसी तरह से जितने नंबर ऑफ पीरियड होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे। फिर इसको 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं और पी जो हैं उसको 6 ग्रुप्स हैं। तो इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो सिंपल फॉर्म में ये जो 2 हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे इनको डी और एफ को इंक्लूड करके तो ओवरऑल आपके पास 18 ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स को। तो पीरियड्स क्या हैं? पीरियड्स मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है, ये पीरियड्स को ज़ाहिर कर रही हैं। और पीरियड्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ शेल्स को ज़ाहिर करते हैं। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है इसमें 1 शेल है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड में तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर 3 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। तो देयर आर 7 पीरियड्स। तो इनमें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इसमें चूंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम मौजूद है, तो इसको इस वजह से शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। फिर अगर हम सेकंड पीरियड को देखें तो सेकंड में 2 एलिमेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। एस में 2 आ जाएंगे और 6 जो होंगे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सेकंड और थर्ड दोनों में, सेकंड और थर्ड दोनों में। तो ओवरऑल हमारे पास 8 एलिमेंट बन जाते हैं। तो इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इन दोनों को शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को देखें तो इसमें 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और 10 जो होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट या इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, तो इसके होंगे। और इसी तरह से 6 जो होंगे वो पी ब्लॉक के होंगे। तो ओवरऑल जो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ में होंगे, फोर्थ और फिफ्थ में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें यूट्रियम और एक जो है जो फोर्थ में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक ट्रांजिशन सीरीज़ है डी ब्लॉक की, और दूसरी जो है वो यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक है, तो वो फिफ्थ में है। इसी तरह से अगर हम 6 को देखें, 6 एंड 7th पीरियड को, तो इसमें चूँकि 2 एस ब्लॉक हैं, ठीक है, इसमें 2 ग्रुप्स हैं तो 2 एलिमेंट्स होंगे। एस ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स होंगे वो डी ब्लॉक के, और 6 होंगे वो पी ब्लॉक के, और 14 आएंगे हमारे पास इन दोनों में
14 होंगे, 6 और 7 दोनों में 14 होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ओवरऑल ये बनते हैं 32 एलिमेंट्स। तो चूँकि ये सबसे ज़्यादा इन दोनों में 6 और 7 पीरियड्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट, इन दोनों को लॉन्गेस्ट पीरियड्स कहा जाता है। अब अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नंबर जो हैं वो नंबर ऑफ़ शेल को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो अगर आप मूव करते हैं फ्राम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये एस है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये पी एंड ये एफ। तो अगर आप मूव करते हैं फ्राम लेफ़्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं शेल्स के अंदर। एक ही शेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। लेट्स फॉर अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, और जो आप मूव करते जाएंगे लेफ़्ट से राइट, इसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। तो इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अराइज होती है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज अगर हम मेटेलिक करैक्टर की बात करें, तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, अपना इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में दे देने की, तो उसको हम उसको मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। इसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होता जाता है, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, तो इस वजह से उसका मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है। इसी तरह से दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है।